नमस्कार दोस्तों, पेपर टू एसएसटी पेडागोजी की वीडियो लेकर आ चुका हूं। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया, आपकी परीक्षा में कैसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आप उस क्वेश्चन को कर लोगे, क्योंकि यहां पर मैंने सभी प्रकार के एसएसटी पेडागोजी के क्वेश्चन यहां पर सम्मिलित किए हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होंगे। आपकी परीक्षा में कुल 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से 20 क्वेश्चन पेडागोजी के पूछे जाएंगे और 40 क्वेश्चन कंटेंट वाले आपसे पूछे जाएंगे। यहां पर आपको 20 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर आपने इस वीडियो को अच्छे तरीके से यहां पर देख लिया। आइए इस महत्वपूर्ण वीडियो को करेंगे शुरू। पहला क्वेश्चन यहां पर आ चुका है। सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बताना है सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस में आकलन का मुख्य उद्देश्य यानी कि असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान को याद करने की क्षमताओं का परीक्षण तथा सभी शिक्षार्थियों के लिए परीक्षा के तनाव को कम करना। बिल्कुल गलत होगा। गलत कैसे होगा ये भी आप यहाँ पर देखते चलिएगा। याद करने की, याद करना, रटाना, व्याख्या देना, ये हमेशा ही गलत होते हैं, तो पहला गलत हो गया। शिक्षार्थियों को वर्गीकृत करने एवं चिन्हित करने के लिए, ये भी गलत हो गया। कैसे गलत हुआ? यहाँ पर कहा गया है कि शिक्षार्थियों को वर्गीकृत और चिन्हित यानी कि विद्यार्थियों को अलग अलग करना, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट को दर्शाता है, इसलिए ये भी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों के बीच सामाजिक विभेदों को दर्शाने के लिए, क्या आप शिक्षार्थियों के मध्य विभेदों को दर्शाएंगे, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, तो ये भी हमेशा कैसा होगा? ये भी गलत होगा। पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत। सही कौन सा होगा? चौथा यहाँ पर सही होगा। शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना, जिनको पाने के लिए वे प्रयासरत रहे, तो यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि आकलन का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि विद्यार्थियों को मुगल प्रशासन के कर्मियों की विविध भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों को समझाने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा होगा। आपको यहाँ पर करना क्या है? क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन में बोला गया है कि विद्यार्थियों को आपको क्या समझाना है? मुगल प्रशासन के बारे में आपको समझाना है, उनके कर्मियों की विविध भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्व को आपको समझाना है। तो आप क्या करोगे? सर्वेक्षण करोगे, भूमिका निभाना यानी कि रोल प्ले करोगे, समय सीमा, खुले अंत वाले प्रश्न करवाओगे। यहाँ पर सबसे जो अच्छा तरीका होगा वो होगा भूमिका निभाना। क्या होगा? भूमिका निभाना, रोल प्ले करना। ठीक है, रोल प्ले करना यानी कि किसी बच्चे को आप अकबर बना दीजिएगा, किसी को बीरबल बना दीजिएगा, किसी को जहांगीर, तो यानी कि उसके कर्मियों, कोई राजस्व मंत्री है, ऐसे ऐसे करके आप बच्चों को अच्छे ढंग से समझा पाओगे मुगल प्रशासन के बारे में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून की क्या भूमिका है। अक्सर आप एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ते होगे, तो उनमें आपके कार्टून भी दिए रहते हैं। किसी बालक के बारे में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, नोट करके नीचे लिखा है, ऊपर लिखा है, तो उसमें कार्टून होते हैं। उनकी भूमिका क्या होती है पुस्तकों में? कोई भूमिका नहीं। कार्टून अपरिपक्व हैं, भरपाई करने के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इससे पाठ्य पुस्तक आकर्षित दिखती है, कक्षा को आनंददायक बनाते हैं, क्योंकि विषय नीरस है। मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ना है। सबसे जो उपयुक्त है यहाँ पर जो भूमिका निभाता है कार्टून, वो निभाता है मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ना। ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। कहता है कि सामाजिक विज्ञान के पाठ्यचर्या को अधिक समावेशी बनाने के लिए निम्न में से कौन सहायक हो सकता है। आपको करना क्या है? जो सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस की जो पाठ्यचर्या है, उसको आपको अधिक से अधिक समावेशी बनाना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? पाठ्यचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना, कक्षा में एक रूप निर्देश, एक निश्चित शिक्षण शैली, विभिन्न स्रोतों को शामिल करना, आधिकारिक एवं निम्न वर्गीय प्रसंगों के
एक परीक्षा पत्र सभी शिक्षार्थियों के लिए। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कौन सा यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर समावेशी बनाने के लिए पाठचर्या में जेंडर संबंधित मुद्दों को भी जोड़ना चाहिए, बिल्कुल सही है। यहाँ पर कक्षा में एक रूप निर्देश एवं एक निश्चित शिक्षण शैली नहीं, ये यहाँ पर गलत होगा। ठीक है, निश्चित शिक्षण शैली नहीं अपनानी चाहिए, बल्कि विभिन्न प्रकार की शिक्षण शैली अपनानी चाहिए, जिससे जो विद्यार्थी हैं वो अधिक से अधिक समझने का प्रयास कर सकें। विभिन्न स्रोतों को शामिल करना, आधिकारिक, ये भी यहाँ पर सही है, स्रोत का भी सम्मिलित करना। एक परीक्षा पत्र सभी शिक्षार्थियों के लिए, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? गलत है बी। जिन ऑप्शन में बी होगा वो यहाँ पर आपका गलत माना जाएगा, ये भी गलत माना जाएगा, ये भी गलत माना जाएगा। सेकेंड वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा केवल ए और सी यहाँ पर इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है, क्यों होता है? किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए, बिल्कुल सही बोला गया है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं, क्या बात करूं? वंशावली चार्ट की, तो उसमें किसी भी साम्राज्य हो, उसका जो विस्तार है, उसको विकास को दिखाने के लिए वंशावली चार्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ बाबर के बाद में कौन आया? हुमायूं आया। हुमायूं के बाद में कौन आया? अकबर आया, जहांगीर आया, शाहजहां आया, औरंगजेब आया। तो इनका इस प्रकार से क्रम है। इन्हीं को अगर आपको दिखाना है वंशावली चार्ट में, जैसे आपको पहले लिखना पड़ेगा बाबर, ठीक है, बाबर के नीचे फिर उसका पुत्र, इस प्रकार से इसको बोलते हैं वंशावली चार्ट। इससे क्या पता चलता है? इससे किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन का विकास यानी कि चित्रित होता है, पता चलता है। बिल्कुल सही है यहाँ पर आपका कथन। अनुक्रम एवं प्रक्रियात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए, ये भी यहाँ पर सही है कि एक दूसरे, यानी कि जैसे अगर मैं बात करूं बाबर और हुमायूं के बीच का जो समय काल है, उसके मध्य में क्या हुआ, ये भी हमको जानकारी प्राप्त होती है। अगला है एक काल क्रमिक रूपरेखा देने के लिए, यानी कि क्रम से हर एक चीजों के बारे में जानकारी आपको प्राप्त होती है, ये भी यहाँ पर सही कहा गया है। शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा विकसित करने के लिए, ये यहाँ पर बिल्कुल गलत दिया गया है। ये आपका वंशावली चार्ट से संबंधित नहीं है। यहाँ पर ए बी सी यहाँ पर राइट होंगे, ए बी सी पहला ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। डी सभी में लगा है तो डी यहाँ पर आपके गलत हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पर गलत आंसर की पहचान कर ले तो, जैसे यहाँ पर विकल्प आपका डी गलत है, तो डी जिन ऑप्शन में होगा वो यहाँ पर आप काट दीजिए, जो बचेगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। कहता है कि कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? मानचित्र के बारे में, मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है, ये यहाँ पर बिल्कुल सही बोला गया है। चिरकाल से उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र में ऊपर दर्शाया गया है, गलत। मानचित्र एक त्रिआयामी साधन है, जबकि हम एक दो आयामी दुनिया में रहते हैं, ये भी गलत। शिक्षार्थियों में समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र एक सहायक सामग्री है, समय की अवधारणा, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो पहला वाला यहाँ पर आपका सही है, केवल ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। कहता है कि दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहिए? अब आपको यहाँ पर बताना क्या है। दृष्टिबाधित यानी कि ऐसे बच्चे जो देख नहीं पाते हैं, उनके साथ अगर आपको काम करना है तब आपको क्या करना चाहिए अधिगम प्रक्रिया में, यानी कि उनको सिखाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? दृष्टिबाधित छात्रों को यथोचित विराम तथा पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज में बोलना, ये बिल्कुल सही बोला गया है। जैसे कोई बच्चा है या विद्यार्थी हैं आपकी कक्षा में, आप हो सोशल साइंस के टीचर, ठीक है, तब आपको उनको अगर समझाना है कोई चीज, तब आपको तेजी से बोलना पड़ेगा, यानी कि उच्च आवाज में बोलना पड़ेगा, स्पष्ट बोलना पड़ेगा, पुनरावृत्ति के साथ, यानी कि बार बार उसको आपको दोहराना पड़ेगा, सही बोला गया है। विविध प्रकार के आकर्षक दृश्यों वाले कारपत्रों का प्रयोग, ये यहाँ पर गलत है।
कैसे गलत है? यहाँ पर एक शब्द आया है आकर्षक दृश्यों। बच्चे तो हैं यहाँ पर दृष्टिबाधित, यानी कि वो देख नहीं पाते हैं, बल्कि यहाँ पर कथन में दे दिया गया आकर्षक दृश्य वाले, तो इसका कोई मतलब यहाँ पर नहीं निकलने वाला, गलत हो जाएगा। मौखिक संकेतकों के द्वारा कल्पना करने के अवसरों को उत्पन्न करना, ये यहाँ पर आपका राइट दिया गया है। मौखिक, मौखिक का मतलब होता है बोलना, बोलने से बच्चों को समझाना। कक्षा में चर्चा के दौरान टेक्सटाइल मतलब कि स्पर्श करने वाली सामग्रियों को शामिल करना। जैसे कोई दृष्टिबाधित छात्र है तो वो वैसी सामग्रियों को अधिक शामिल करेगा जिनको वो छू सकता है, यानी कि स्पर्श कर सकता है। ये सही है, ये भी यहाँ पर सही है, बी यहाँ पर गलत है, ए भी यहाँ पर सही है। बी जिन ऑप्शन में होगा वो यहाँ पर काट दीजिएगा, इस प्रकार से काट दीजिएगा। बचेगा आपका सेकंड वाला, जो कि यहाँ पर ए सी डी इसका राइट जवाब होगा। सेकंड वाला यहाँ पर इसका राइट जवाब होगा। बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 की। कहता है कि शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि अगर आपको विद्यार्थियों के साथ अधिगम जोड़ना है तो आपको क्या करना चाहिए? विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को इरादतन यानी कि जानबूझकर सुस्पष्ट शामिल करें। ये तो यहाँ पर सही कहा गया है। अगर विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोण है तो उनको शिक्षक को शामिल करना चाहिए विद्यार्थियों में अधिगम जोड़ने के लिए। आपका पहला यहाँ पर राइट है। कक्षा में शिक्षार्थियों के उनके निजी एवं पारिवारिक संदर्भ में चिन्हित करना गलत होगा। ऐसे कथन हमेशा ही गलत होते हैं जिनमें विद्यार्थियों के निजी एवं पारिवारिक संदर्भ में उनको अलग किया जाता हो, अलग चिन्हित किया जाता हो, विभेदों के आधार पर उनको चिन्हित किया जाता हो। ठीक है, तो ये हमेशा गलत होते हैं। यहाँ पर दूसरा वाला गलत है, यानी कि बी गलत है। बी जिन ऑप्शन में होगा वो यहाँ पर राइट नहीं माना जाएगा। ये भी राइट नहीं होगा, ना ही ये राइट होगा, ना ही पहला वाला राइट होगा। राइट होगा कौन सा? दूसरा वाला राइट होगा। ठीक है, ए और सी में कहता कि शिक्षार्थियों को अपने उदाहरणों एवं अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका देना चाहिए। तो यहाँ पर आपका पहला और तीसरा यानी कि ए और सी यहाँ पर राइट आंसर हो गए। सेकेंड विकल्प यहाँ पर बिल्कुल राइट दिया गया है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए? कमियों को इंगित करने के लिए एवं लगभग सभी चीजों पर दोषदर्शी होने के लिए, समाज में यथास्थिति बनाए रखने के लिए, यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की जिंदगी में कैसे जुड़े हुए हैं, एक रूप समशील दृष्टिकोण की कद्र करने के लिए। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन इसका थर्ड वाला, यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की जिंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। ये आपका विवेचनात्मक सीख होनी चाहिए। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन करें। ऐसा उदाहरण आपको बताना है जो विविधता को दर्शाता हो। सरोज को स्कूल जाने का मौका मिला जबकि निर्मला को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। इसमें तो कोई विविधता नहीं है, तो गलत दिया गया है। एलेन एक गरीब परिवार से वास्ता रखता है जबकि साइमन का परिवार बहुत अमीर है। गरीब अमीर ये क्या कोई विविधता है? ये तो एक भेदभाव है। विविधता और भेदभाव में काफी अंतर होता है। विविधता का मतलब होता है जैसे भारत एक विविधताओं का देश है, लोगों के धर्म, भाषा, बोलियां, खाना खाने का तरीका, जो वो लोग खाते हैं वो सब कुछ अलग है, वही होती है आपकी विविधता। ठीक है, तो यहाँ पर पहला गलत है, दूसरा गलत है। तीसरा की बात करें अगर, रघु सुरेश को फुटबॉल की टीम में शामिल नहीं करना चाहता है क्योंकि वह समाज के एक खास समुदाय से आता है। यानी कि रघु मान लो पंडित है, दूसरा बालक मान लो यहाँ पर दलित है, तो उससे यहाँ पर कोई उसका लेना देना नहीं है, ना ही वो विविधता को दर्शाएगा। विविधता एक सम्मानीय शब्द होता है, ना कि नकारात्मक शब्द होता है। परितोष को बांग्ला अच्छी आती है, वहीं सुचिता हिंदी बोलती है। 4 वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा क्योंकि यहाँ पर बांग्ला एक बच्चा बोलता है, दूसरा यहाँ पर हिंदी बोलता है, जो कि विविधता का प्रतीक है। किसका? विविधता का प्रतीक है, यानी कि विविधता को दर्शाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि
निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा उदाहरण जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर आपके 3 उदाहरण जेंडर रूढ़िवादिता से संबंधित होंगे, एक नहीं होगा, उसी को आपको यहाँ पर बताना है। चलिए आपको यहाँ पर बताते हैं। सिर्फ लड़कों को फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बिल्कुल सही बोला गया है। ये एक रूढ़िवादिता का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। सिर्फ लड़कियों को कक्षा का बोर्ड सजाने के लिए कहा जाता है, यानी कि जो क्लास का जो ब्लैक बोर्ड होता है उसको सजाने के लिए लड़कियों को कहा जाता है। ये भी एक रूढ़िवाद धारणा है, यानी कि ये भी एक उदाहरण हो जाएगा। यहाँ पर पहला भी होगा, दूसरा भी यहाँ पर हो जाएगा। हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियां एवं लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है, ठीक है, किया तो जाता है, लेकिन ये जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा? यहाँ पर थर्ड वाला नहीं होगा। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लड़के एवं लड़कियों को अलग अलग पंक्तियों में बिठाना, ये भी एक रूढ़िवादिता का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। आपको बताना क्या था? उदाहरण नहीं है। नहीं कौन सा है? थर्ड वाला है, जो कि यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आपने यहाँ पर समझ लिया होगा। बाकी 3 यहाँ पर रूढ़िवादिता के उदाहरण है, तीसरा नहीं है, तो तीसरा वाला यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कहता है कि एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो, बोमडीला, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, तवांग, लिसांग गांव को शामिल किया गया है। किस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण के लिए 2 राज्यों को इंगित करेंगे? क्वेश्चन सरल है, इसमें आपका जीरो है। ठीक है, बोमडीला दर्रा कहाँ पर पड़ता है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तवांग कहाँ है? लिसांग गांव ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? आपका नामदफा है अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। ठीक है, तो पहला यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर की यहाँ पर बात की जा रही है। यहाँ पर आपका थर्ड वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि किसी समुदाय के घेटुआइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा क्या होता है? उसकी बाकी समाज से अलगाव, उनकी संस्कृति का विविधीकरण, अल्पसंख्यकों का संरक्षण, उनका सामाजिक सशक्तिकरण। यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा क्या है? किसी समुदाय के घेटुआइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा क्या होता है? आखिर घेटुआइजेशन आखिर होता क्या है? मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। भय या दुश्मनी के कारण किसी एक समाज का किसी दूसरी जगह पर बस जाना। ठीक है, डर के मारे वे लोग किसी दूसरी जगह पर बस जाते हैं, समुदाय अपना बना लेते हैं, वही होता है घेटुआइजेशन। उसका नतीजा आपसे पूछा, क्या पूछा है? उसका नतीजा क्या होता है? उसका बाकी समाज से अलगाव हो जाता है, यानी कि उनका जो समाज है वो दूसरे समाज से अलग हो जाता है। ठीक है, तो आपको पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट मारना है। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। स्कूली स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के आधारभूत उद्देश्य को विद्यार्थियों को जानकार और तार्किक बनाना, पेशेवर बनाना, राजनीतिक रूप से अति सक्रिय बनाना, सामाजिक रूप से सक्रिय बनाना। कौन से यहाँ पर आपके राइट दिए गए हैं? ऐसे क्वेश्चन आप तभी सोल्व कर पाओगे जब आपको इनमें से गलत की पहचान कर लोगे या सही आप 1 या 2 यहाँ पर कर लोगे। चलिए आपको यहाँ पर करके बताते हैं। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि स्कूली स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के आधारभूत उद्देश्य विद्यार्थियों को क्या बनाते हैं? जानकार भी बनाते हैं, तार्किक बनाते हैं। पहला यहाँ पर राइट आंसर होगा। पेशेवर बनाना, ये भी यहाँ पर राइट आंसर होगा। राजनीतिक रूप से अति सक्रिय बनाना और सामाजिक रूप से अति सक्रिय बनाना। यहाँ पर है थोड़ा कंफ्यूजन, चलिए इसको करते हैं यहाँ पर दूर। राजनीतिक रूप से अति यहाँ पर शब्द आ गया है, इसलिए यहाँ पर गलत हो गया है। ठीक, तो शब्दों को भी आपको यहाँ पर देखते चलना है। राजनीतिक रूप से ज्यादा सक्रिय बनाना यहाँ पर गलत होगा, सामाजिक रूप से सक्रिय बनाना सही होगा।
तो यहाँ पर ए बी डी यहाँ पर राइट आंसर है, ए बी डी यहाँ पर राइट आंसर है। सी जिन ऑप्शन में होगा वो तो गलत हो ही जाएगा, वो तो गलत हो ही जाएगा। इस प्रकार से आपका 4 ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक तरीका और आप यहाँ पर अपना सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करते समय, जैसे यहाँ पर आपका ए बी सी, इसमें सी है, कॉमन आपको देखना है, ऐसा ऑप्शन आपको पहचानना है जिनमें से एक ही शब्द कई बार रिपीट ना हुआ हो। जैसे सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, तो इसमें सी नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। कहता है कि अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी, किस रूप में देखेगी? सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज करने में उत्सुक, सही होगा। स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील, ये भी राइट आंसर होगा। समस्याओं के समाधान के सुझावों की कोशिश करने वाले, ये भी राइट आंसर होगा। विवादास्पद मुद्दों को उच्चतर शिक्षा के स्तर पर चर्चा करने के लिए स्थगित करना, स्थगित करना, रोकना, बातें ना करना, तो ये हमेशा ही गलत होते हैं। किसी भी विवादास्पद यानी कि विवाद वाले अगर मामले हैं, बच्चों को समझाना है तो उनको स्थगित नहीं करना चाहिए बल्कि समझाना चाहिए। तो यहाँ पर डी गलत है। जिन ऑप्शन में डी होगा वो तो यहाँ पर खत्म हो ही जाएगा। बचेगा आपका कौन सा? ए बी सी, यानी कि सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 16, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में कौन सा विषय शामिल नहीं है? नहीं करके आपसे पूछा गया है। दर्शन शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, इतिहास। यहाँ पर आपका दर्शन शास्त्र सम्मिलित नहीं है, ठीक है। दर्शन शास्त्र यहाँ पर आपका सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र, इतने ये आपके 4 सब्जेक्ट यानी कि 4 पार्ट आपके सम्मिलित हैं सामाजिक विज्ञान में, आप लोग याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। कहता है कि सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार के शिक्षण सहायक उपकरण सबसे अधिक उपयोगी होते हैं? सामाजिक विज्ञान में कैसे उपकरण सर्वाधिक उपयोगी होते हैं आपको बताना है। मॉडल भी होता है, संग्रहालय भी होता है, दृश्य श्रव्य दृश्य माध्यम भी होता है, रेखाचित्र उपकरण भी होता है। यहाँ पर आपको सबसे अधिक उपयोगी पूछा गया, कौन सा अधिक उपयोगी, कौन सा यहाँ पर होगा? तो सबसे अधिक उपयोगी होगा श्रव्य दृश्य माध्यम। बच्चे सुन भी सकें, देख भी सकें, वो आपका यहाँ पर सबसे उपयुक्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर आ चुका है। कहता है कि सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य, मूल्यांकन का पहला उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए? पाठ्य पुस्तक को ज्ञान से याद कराना और सभी शिक्षार्थियों के लिए परीक्षा का तनाव कम करना। गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि ज्ञान को याद कराना, याद कराना गलत होता है, रटाना गलत होता है, व्याख्या देना ये हमेशा ही गलत होते हैं। सीखने वालों को श्रेणीबद्ध और लेवल कराना, लेवल कराना, सिलेबस को पूरा करना, ये हमेशा ही आपके गलत होते हैं। अगर आपने टैग वर्ड नहीं पढ़े हैं, उन टैग वर्ड को भी आप पढ़ लीजिएगा, जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहते हैं। शिक्षार्थियों के बीच सामाजिक अंतर को उजागर करना, ये भी आप विद्यार्थियों के सामाजिक अंतर को उजागर नहीं करोगे, ये भी गलत होगा, ये उद्देश्य नहीं होता है। उद्देश्य दोस्तों होता है शिक्षार्थियों को प्रतिक्रिया देना, उनके लिए मानक स्थापित करने के लिए प्रयास करना। 4 ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। क्षेत्रीय यात्राएं सामाजिक विज्ञान में किसके लिए उपयोगी हैं? क्षेत्रीय यात्राएं मूल्यांकन के लिए, अनुभवजन्य साक्ष्य के लिए, मनोरंजन के लिए, ये सभी। तो यहाँ पर आपको बताना क्या है, जो आपकी क्षेत्रीय यात्राएं आयोजित कराई जाती हैं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत, वो किसमें सहायक होती हैं? वो होती हैं अनुभवजन्य साक्ष्य में। यानी कि किसी बच्चे को अगर आप ले गए हो कारखाने में या वन क्षेत्र में भ्रमण कराने, तो उसको अनुभव होगा कि वृक्ष इस प्रकार से होते हैं, कारखाने में फैक्ट्रियों के माध्यम से ये किस प्रकार से किया जाता है, यानी कि उनको अनुभव होता है। अनुभव से प्राप्त साक्ष्य को ही बोला जाता है अनुभव साक्ष्य। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर आ चुका है। कहता है कि एक कक्षा में एक शिक्षक छात्रों को सांस्कृतिक विविधता की सराहना करने और रूढ़िवादिता से लड़ने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है?
व्याख्यानों एवं प्रस्तुतियों के माध्यम से। व्याख्या देना हमेशा गलत होता है, मैंने बताया आपको। विशेष रूप से पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से, यहाँ पर एक शब्द लगा हुआ है विशेष रूप से। क्या बच्चे पाठ्य पुस्तकों पर ही निर्भर रहेंगे? नहीं रहेंगे, गलत होगा। बहुसांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन करके, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त में से सभी नहीं होंगे, तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। बहुसांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन करके आप क्या कर सकते हो? सांस्कृतिक विविधता की सराहना और रूढ़िवादिता से लड़ने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। कहता है कि अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी पर चर्चा करते हुए निम्न में से किसे सम्मिलित किया जा सकता है? यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी, ठीक है, तो विभिन्न उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी राइट होगा। संगठित व असंगठित क्षेत्रों में लैंगिक भागीदारी, यानी कि पुरुष भी समान होने चाहिए, महिलाओं का भी वहां पर समान होना चाहिए, दोनों यहाँ पर राइट है। महिलाओं द्वारा घर पर किया जाने वाला कार्य, महिलाओं द्वारा घर पर किया जाने वाला कार्य यहाँ पर बोला गया है, ठीक है, तो ये आपके सम्मिलित हो जाएंगे। यहाँ पर उपरोक्त में से एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। निम्नलिखित में से कौन सी एक कक्षा में भौगोलिक पर्यवेक्षण की एक सहायक सामग्री नहीं है? ग्लोब भी है, ठीक है, ग्लोब भी आपकी है, आलेख भी है, मॉडल भी है, लेकिन प्राकृतिक खोज नहीं होती है। तो प्राकृतिक खोज आपको यहाँ पर राइट आंसर मारना है। वीडियो दोस्तों आपके लिए यहीं तक थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।